आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे दोनों देशों में तैयारियों के साथ साथ उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं अमेरिका के प्रवासी भारतीय भी बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। उससे पहले भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने वॉशिंगटन में एकता रैली आयोजित की। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग प्रदर्शन के नेतृत्व करने को लेकर भारतवंशियों में काफी उत्साह है। उन्होंने सभी से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज से खास बातचीत में रुचिरा कंबोज ने कहा कि अमेरिका के लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि पीएम मोदी खुद योग दिवस पर उनके बीच होंगे। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह में मशहूर गायिका मैरी मिल्कबेन भी शामिल होंगी। उन्हें 23 जून को वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कनेक्टिकट के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुसान बाइसेक्विज ने कहा है कि ये एक विशेष अवसर है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का दौरा कर रहे हैं। जॉर्जिया के सीनेटर शॉन स्टील ने पीएम मोदी के दौरे पर कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को लेकर वो पीएम मोदी का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका की सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण क्षण है। वहीं वैश्विक शांति गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर हावर्ड सेटल ने भी कहा कि शांति के प्रति पीएम मोदी हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। अमेरिका की जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे द्विपक्षीय रिश्तों की नई इबारत लिखने का अवसर बताया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों में रह रहे लोगों के परस्पर संबंधों को भी नई ऊर्जा देगा। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर जोश देखते ही बनता है। पीएम मोदी अमेरिका में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन आयोजनों की जोरदार तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान बिपरजॉय जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को एक मिसाल बताया और कहा कि पिछले कुछ साल में देश में प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण आपदाओं से लड़ने का महत्वपूर्ण तरीका है। उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान इस दिशा में जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। पीएम मोदी ने तूफान जैसी आपदा में कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए जल संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। उनका कहना है कि नदियां, नहरें और झीलें जल का स्रोत मात्र नहीं है, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं और भाव भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। भारत और वियतनाम के बीच आज रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के इरादे से द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत दौरे पर आए वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान यांग आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करेंगे। भारत वियतनाम के रक्षा मंत्री आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। द्विपक्षीय रक्षा संबंध इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। रक्षा मंत्रालय आज से नई दिल्ली में अपने विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिन तक शिविर में रक्षा उत्पादन, सैन्य मामले और प्रशासन से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी।
G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से गोवा में हो रही है। 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूती देना, सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करना और क्षेत्र के स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना है। गोवा में G20 पर्यटन कार्य समूह के 2 प्रमुख निर्णय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रूपरेखा और G20 पर्यटन मंत्रियों की घोषणा शामिल है। गोवा में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभिन्न राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का गोवा पहुंचने पर पारंपरिक स्वागत हो रहा है। G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रही है। G20 देशों के सदस्यों समेत आमंत्रित प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए मैकेनिज्म बनाने, फाइनेंस को इनेबल करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। महाबलीपुरम की बैठक में पहली प्राथमिकता के लिए एक सूची तैयार की जाएगी ताकि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जा सके। इसके तहत देश की परिस्थिति के हिसाब से बदलावों की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से इसका निर्णय लिया। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को प्रोत्साहन देने में गीता प्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करना संस्थान के सामुदायिक सेवा में किए गए कार्यों को मान्यता प्रदान करना है। भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी INS वागीर आज से 22 जून तक कोलंबो के ऑपरेशनल विजिट पर रवाना हो रही है। ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण की स्मृति में है और ग्लोबल ओशन रिंग की थीम के साथ संरेखित करता है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी के कमांडिंग ऑफिसर INS वागीर के ऑपरेशनल विजिट के दौरान पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल सुरेश डी सिल्वा को मिलेंगे। 21 जून को कोलंबो बंदरगाह पर योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का KSR बेंगलुरु से लेकर धारवाड़ के बीच ट्रायल रन हो रहा है। बेंगलुरु से ये ट्रेन आज सुबह 5:45 बजे रवाना हुई और ये दोपहर 2:40 पर धारवाड़ पहुंचेगी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा से फोन पर बातचीत की और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देते हुए इस मुद्दे को हल करने में उनकी मदद मांगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि हिंसा खत्म करने के लिए उनकी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार की ओर से इस मामले में उठाए गए कदमों का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मणिपुर में सभी पक्षों से शांति की अपील की है। संघ ने कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी संवाद और शांतिपूर्ण वातावरण में ही संभव है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा और नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक हिंसा फिर से शुरू हो गई है। हिंसा में जहां कई लोगों की जान चली गई है तो बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। बीजेपी ने इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार माना है। पंजाब के बठिंडा के सुविधा केंद्र में करीब 19 लाख रुपए की नकदी चोरी करने वाले आरोपी गुरबंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बार बार बयान बदलने के कारण आरोपी पुलिस की नजर में आया। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां उफान पर हैं और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़क संपर्क बाधित है और घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण राजस्थान में भारी तबाही मची है। तेज बारिश के कारण अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी भर गया है। इसकी वजह से डॉक्टरों और मरीज दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में आज तड़के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। इस दौरान दिल्ली में हल्की बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ एक हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ एक इलाकों में भीषण लू चलने की बहुत संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर कुछ राज्यों ने स्कूल खुलने की तारीख आगे बढ़ा दी है। चालू वित्त वर्ष में 17 जून तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.18% बढ़ा है। इस वृद्धि के साथ शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 3.80 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अग्रिम कर संग्रह 17 जून तक 1,16,776 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल की समान अवधि से 13.70% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में कुल 39,578 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। केंद्र सरकार ने 20 और 21 जून को MCA 21 वर्जन 3 पोर्टल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सभी हितधारकों को परामर्श के लिए बुलाया है। सेबी ने जी इंटरप्राइजेस के मामले में प्रतिभूति एवं अपीलीय न्यायाधिकरण को दिए गए अपने जवाब में कहा है कि इस बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के मानद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने हेराफेरी कर जनता के पैसे को निजी कंपनियों में भेज दिया। LIC ने बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित बीमा नीतियों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए रियायतों की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र की THDC इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में स्थित अपने अमेलिया कोयला ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति का परिचालन शुरू कर दिया है। ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता के मॉरेटोरियम प्रावधानों में कुछ क्षेत्रों के लिए ढील दी जा सकती है। कंपनी मामलों का मंत्रालय विमानों के पट्टे को इस प्रावधान से बाहर रखने पर विचार कर रहा है। करीब 13 साल के लंबे अंतराल के बाद नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज मूंगफली वायदा शुरू करने जा रहा है। वैश्विक बाजार में भारत को पाकिस्तान से बासमती चावल के लिए निर्यात के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत यूनाइटेड किंगडम से बासमती चावल की विभिन्न किस्मों पर आयात शुल्क घटाने की आवाज उठाएगा। गूगल, उबर, मीटा, अमेजॉन जैसी सदस्यों वाली कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस एसोसिएशन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अमेरिका और भारत के बीच डिजिटल व्यापार में 20 नीतिगत बाधाओं का जिक्र किया है। CCAI ने मध्यस्थता नियमों के तहत अतिरिक्त शर्तें लागू करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संशोधन, कंटेंट मॉडरेशन एक्ट, इक्वलाइजेशन लेवी और प्रस्तावित दूरसंचार विधेयक को इन बाधाओं में शामिल किया है। केंद्र की महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की जांच के लिए गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को अपनी पूर्ण मंजूरी दे सकती है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक व्यवस्थित निकासी योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पेंशन खाता धारकों को 60 साल की आयु पूरी होने पर एकमुश्त राशि निकालने की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार विभाग सितंबर 2022 के दूरसंचार विधेयक के मसौदे में प्रस्तावित दूरसंचार नियामक अधिनियम के सभी संशोधनों को समाप्त करने वाला है, क्योंकि विधेयक को मूर्त रूप दे रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टीज चालू वित्त वर्ष में अपनी मौजूदा और नई आवासीय परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। संयुक्त राष्ट्र कृषि विकास कोष ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने और 18 देशों को 18 लाख टन गेहूं निर्यात करने के लिए भारत की सराहना की है। नेपाल के पूर्वी हिस्सों में बारिश का सितम जारी है। भारी बारिश के बाद आई आपदा ने कई लोगों के मरने की खबर मिली है इसमें, और जबकि कई दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि पूर्वी नेपाल में भूस्खलन से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 28 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं ने आगामी दिनों में नेपाल में भारी बारिश रहने की चेतावनी दी है और नदियों का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के शिकागो में हुई गोलीबारी की एक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 19 अन्य लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी की यह घटना शिकागो के दक्षिण पश्चिम में करीब 39 किलोमीटर दूर स्थित विलोब्रुक में हुई। ये घटना जूनटीन्थ उत्सव के दौरान हुई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। ड्यूपेच काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक गोलीबारी की घटना के कारण का पता नहीं चल सका है। हमले में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम संबंधी उस अंतरिम समझौते का विरोध करते हैं जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच कथित तौर पर बातचीत हो रही है। नेतन्याहू ने ये बात तब कही है जब इजरायली मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है, जिसका उद्देश्य कुछ प्रतिबंधों के राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कुछ हद तक रोक लगाना है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सहमति बनाने के प्रयास की खबरों के बीच अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो सप्ताह इजराइल के नए न्यायिक सुधार कानून के ऊपर सक्रिय कदम उठाएंगे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूर्व में लड़ाई के केंद्र बिंदुओं में से एक अवदिव्का में यूक्रेनी सेना की प्रशंसा की है। सूडान में हुए 72 घंटे का संघर्ष विराम के बाद कल सूडान से करीब 165 विस्थापित लोग इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे हैं। इराक के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक ने इन सूडानी, इराकी और सीरियाई नागरिकों को पोर्ट सूडान से निकाला। इराक के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सूडान में संघर्ष शुरू होने के बाद से इराक वहां से अब तक 595 लोगों को निकाल चुका है। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने कहा है कि रूस के साथ चल रहे संघर्ष में राजनयिक वार्ता की वापसी पर जोर देने के लिए अफ्रीकी नेताओं का एक शांति प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, क्योंकि मुद्रास्फीति, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में संघर्ष का प्रभाव अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे ज्यादा पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने यूक्रेन और रूस के लिए अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के शांति मिशन को प्रभावशाली माना है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने टेलीविजन पर टिप्पणी में कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन के लिए अफ्रीकी योजना के मुख्य दृष्टिकोण को साझा किया है। मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मध्य मैक्सिको में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। कप्तान सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की। लेबनान के खिलाफ इस मुकाबले में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने पहला गोल किया। उनके बाद छंगटे ने दूसरा गोल करके 2-0 से मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। भारत ने पिछली बार 2018 में इस टूर्नामेंट को जीता था। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 23 वर्ग की स्पर्धा के अंतिम दिन भारतीय पहलवानों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 61 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में मोहित कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं एक अन्य फ्री स्टाइल स्पर्धा के 89 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के सागर जागला ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुषों के 92 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में प्रवीण कुमार के नाम कांस्य पदक रहा। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय साइकिल चालकों ने 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुरुषों के 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट में विश्वजीत सिंह ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। दूसरी ओर महिलाओं की 3000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट में मीनाक्षी ने 6ठा स्थान हासिल किया। साथ साथ उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
वहीं महिलाओं की 3000 मीटर के टीम परस्यूट में भारतीय टीम छठे स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम ने टीम परस्यूट में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार BWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की वोइयिक और आरोन चिया की जोड़ी को 21-17, 21-18 से मात दी। अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 की पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए। स्पेन ने क्रोएशिया को हराकर यूएफा नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है। रविवार देर रात खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट में स्पेन ने क्रोएशिया को 5-4 के अंतर से हराकर नेशंस लीग के खिताब पर कब्जा जमाया। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित व्यापक रूप से सफल स्ट्रीमिंग श्रृंखला स्कैम के नए एडिशन के साथ लौट रही है। इस बार एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मराठी फिल्म बाप माणूस का मोशन पोस्टर रविवार को फादर्स डे के मौके पर जारी किया गया। दिल को छू लेने वाला पिता बेटी का ये खास बंधन है इस मराठी फिल्म में। नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित जेलर के पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अभिनेता जल्दी ही फिल्म जेलर में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की डेब्यू फिल्म द आर्चीज का टीजर रिलीज हो गया है जिसमें आपको सुहाना, खुशी और अगस्त्य नंदा के प्यार, रोमांस और ब्रेकअप की कहानी देखने को मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद बिग बॉस OTT सीजन 2 शुरू हो गया है। इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। इस बार शो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने भी हिस्सा लिया। सोशल मीडिया सनसनी पुनीत सुपरस्टार को शो में एंट्री के महज 24 घंटे के भीतर ही बिग बॉस OTT 2 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आदिपुरुष को दुनिया भर में शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। टीम ने जनता और दर्शकों के इनपुट को महत्व देते हुए फिल्म के संवादों में बदलाव करने का फैसला किया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वरिष्ठ अभिनेताओं में से एक पूजा पुरारवी का इडुक्की जिले के मरयूर में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। नेटफ्लिक्स ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम्स का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। शो की ये झलक दर्शकों के लिए रोमांचक और रोमांचकारी सवारी का वादा करती है।